हाय दोस्तों, वेलकम बैक और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में एक्सपर्ट ज्ञान में। जैसा कि मैंने कल जो इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपको आज से हम इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताएंगे। और आज सबसे पहले इतिहास बताना है और कल का वीडियो भूगोल का रहेगा। फिर ऐसे ही एक दिन इतिहास, एक दिन भूगोल, ऐसे वीडियो आपको बनते जाएंगे और मिलते जाएंगे। कम से कम एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे और एक टॉपिक पर कम से कम मैंने कहा 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन मैं एक टॉपिक पर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज पहला टॉपिक उठा रहे हैं इतिहास का, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है या है? तो इसमें आपको यहीं पर मैंने लिख दिया है जवाब। इसका यही सामने दिखाई दे रहा है आपको कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन में देख लीजिए, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या निश्चित नहीं हो सका। लेकिन यहां पर पहले ही मैंने लिख दिया है कि आपका आंसर क्या रहेगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगर ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, और इनका नाम पूरा है दयाराम राय बहादुर साहनी। इनका पूरा नाम है दयाराम राय बहादुर साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है दयाराम राय बहादुर साहनी। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय द्रविड़। उनको मूल निवासी अगर बोल दिया जाए कि मूल निवासी कौन थे, तो मूल निवासी कौन थे दोस्तों? मूल निवासी थे द्रविड़। कौन थे दोस्तों? द्रविड़। हाँ, या इनको हम भूमध्य सागरीय भी कहते थे, भूमध्य सागरीय भी कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है आपका, अगर प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम राय बहादुर साहनी ने। इसके मूल निवासी कौन थे? तो द्रविड़ व भूमध्य सागरीय। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके समकालीन नहीं थी, जिसके बराबर नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता देखी जाएगी तो इसका आंसर क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता व डी ग्रीक की सभ्यता। तो कौन सा ऐसा था जो इसके समकालीन, मतलब इसके काल के बराबर नहीं था? किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बराबर ऐसा कौन सा काल था जो नहीं था? तो हम किस सभ्यता की बात करेंगे? ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। मतलब मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की ये तीनों सभ्यताएं इस सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, ये नहीं थी। इसमें थोड़े से मॉडर्न समय आ गए, इनसे भी ज्यादा मॉडर्न लोग रहने लगे। इसलिए इसमें क्या हुआ कि, और एक चीज और अगर हम मान के, तो चीन की सभ्यता के साथ एक सभ्यता और क्रीट की सभ्यता भी मान जाती थी। क्रीट की सभ्यता इसके समकालीन होती थी, क्रीट की सभ्यता भी इसके समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता बिल्कुल अलग थी, वो इसके समकालीन नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एक चीज और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले जब खुदाई हुई थी तो भारत पाकिस्तान बटा नहीं था, लेकिन अब भारत पाकिस्तान बट गया तो उसमें पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से आते हैं। तो अगर पाकिस्तान के हिस्सों की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में है, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा हिंदुस्तान में है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल हिंदुस्तान में है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, ध्यान दीजिएगा सिंध, ध्यान दीजिएगा सिंध। सिंध आधा हिंदुस्तान में, आधा पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं और इसके बारे में आपको और बेहतरीन रूप से बताते हैं। आगे आपको चौथा क्वेश्चन करवाते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष गुजरात से मिले थे। गुजरात में एक जिला है कच्छ,
वहां से मिले थे। कच्छ में एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा से मिले थे घोड़े के अवशेष, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले थे। कहां पे? गुजरात के कच्छ से, गुजरात के कच्छ से सुरकोटड़ा के अवशेष मिले हुए थे, ठीक है। आगे है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन था वो एक तरह का जो है बड़ा सा स्नानागार था जो कालीबंगन में बना हुआ था। वो कहां पर स्थित है? तो वो स्नानागार कहां पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग? अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय तांबे का युग नहीं था, लोहे का युग नहीं था, सेल खड़ी का और कांसे का। तो ध्यान दीजिएगा, न तांबा यूज किया गया, न कांसा, न सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता की समय जब ये हुआ तो वहां की जो मुहरें बनाई गई, जो मुद्राएं बनाई गई, वहां का एक धातु होता था, उस पदार्थ को हम सेल खड़ी बोलते थे। तो हम सेल खड़ी का यूज किए थे उस समय की मुद्राओं के निर्माण के लिए। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वो उस समय कांस्य बहुत ज्यादा चलता था, कांसे के बर्तन बहुत ज्यादा चलते थे, इसलिए हम उस युग को कांस्य युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको 7 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको भी कंप्लीट करवाते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? प्रश्न नंबर 8, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करने में बहुत सक्षम थे और उन्हें व्यापार में बहुत मजा आता था। आंसर में है कृषि, बी व्यापार, सी शिकार, डी पशुपालन। तो इसमें है व्यापार। आंसर नंबर 8वां है व्यापार। सिंधु सभ्यता का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता वाले सबसे पहले व्यापार में बहुत ही जागृत हुए और ये व्यापार बहुत तेजी से करते थे, ठीक है। अगला, और व्यापार के साथ साथ इनको अगर बता दिया जाए तो ये व्यापार, क्योंकि ये गेहूं और जौ यहाँ का प्रमुख फसल था। रंगपुर से जौ चावल के दाने मिले हुए थे, रंगपुर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्यापार बहुत सफल हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। और अगर यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कहा जाए, प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था व्यापार। 9वां है हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, यायावर या खानाबदोश थे, शहरी थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ये शहर से निवास करते थे, इनका मूल निवास क्या था? शहर था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। 10वां है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में जब आपने खुदाई में देखा होगा तो अवशेष में चित्रों में आपको उसमें पत्थर नहीं दिखाई दिया होगा, उसमें बांस नहीं दिखाई दिया होगा, उसमें लकड़ी नहीं दिखाई दिया होगा। तो पत्थर नहीं है, बांस नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो पक्का ईंट होगा, यानी कि वो ईंट से बनाए जाते। सिंधु सभ्यता के घर किससे? ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बता दें हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में, मुद्राएं तो वो तो उत्पादन की जाती हैं, तो बनाई जाती हैं। कांस्य और औजार ये भी बनाया जाता है। जौ उत्पादित किया जाता है लेकिन जौ नहीं था। कपास, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में बहुत एक्टिव थे, इसलिए वो कपास का उत्पादन बहुत ही तेजी से किया करते थे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो आपका 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन हम यहां से शुरू कर लेते हैं। आइए 12वां क्वेश्चन पर हम रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ 12वां से 15वां तक आएंगे। अगली बार 5 क्वेश्चन एक साथ किए जाएंगे। तो 12वां क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम, यहाँ लिखना है सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गलती से लिखना भूल गया, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी या ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो इसका जवाब हमने क्वेश्चन नंबर पहले में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले हमने क्या दे दिया है कि इसके खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सर नहीं राय आपको दयाराम साहनी, यानी कि दयाराम राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था?
तो पत्तनगर बंदरगाह एक ही था वहां पर, और सिंधु सभ्यता में सिर्फ एक ही पत्तनगर बंदरगाह था, उसका नाम था लोथल। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो में से ऑप्शन नंबर डी लोथल ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? मतलब ऐसे कैसे पता चला कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल परिचित थे? यह खोज कहां पर की गई? तो आइए बढ़ते हैं। ऑप्शन में कालीबंगन, हड़प्पा, चमुंदड़ी और लोथल। आपको बता दें, अगर बंदरगाह लोथल हो सकता है तो बंदरगाह के लोगों को माप और तौल के बारे में जानना अनिवार्य है, तो यहां भी लोथल ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जैसे जब सनातन धर्म आया, सनातन धर्म और यहाँ पर जो हिंदू समाज आया, तो उसको कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको 4 वर्गों में विभक्त किया गया। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, इसकी बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और योद्धा। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा लीजिए तुरंत। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यहां तक ये इस वर्गों में विभक्त किया गया। विद्वान को रखा गया, योद्धा को रखा गया, व्यापारी को रखा गया और श्रमिक को रखा गया। इसको अगर आप मान लीजिए तो पंडित ही विद्वान था वहां पर, क्षत्रिय योद्धा था वहां पर, व्यापारी वैश्य वर्ग के लोग व्यापार करते थे और श्रमिक जो शूद्र थे वो श्रमिक थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 16 से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं लास्ट पड़ाव पर, और लास्ट पड़ाव है क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। आपको ये सॉल्व करवाना है, तो सॉल्व करवाते हैं और ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम मतलब सबसे ज्यादा यह किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर यहीं पर दिखाया हड़प्पा सभ्यता, तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानेंगे नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, लेकिन उपयुक्त यानी सबसे ज्यादा जाने जाने वाला क्या था? हड़प्पा सभ्यता। इनमें से कोई नहीं ऐसा आंसर होगा ही नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता 16वां का क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? वहां हम ईस्वी की बात नहीं करेंगे, यहां हम किस वर्ष में हुई थी। ए है 1935, बी है 1942, सी है 1901 और डी है 1921। तो 1921 में कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी उनके लिए गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति का सामान्यता स्तर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यता स्तर नहीं थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो वहां पर 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली थी, 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली थी, उनको हम पशुपति नाथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला है हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो वहां पर क्या था? हड़प्पा के लोग सबको अपने समान मानते थे, सबको समता के अनुसार रखते थे, इसलिए सामाजिक पद्धति की थी उचित समतावादी वहां की सामाजिक पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 कल परसों मिलेगा, लेकिन कल आपको भूगोल का पहला वीडियो मिलेगा। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए, चुनना है सही कथन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 को बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 को बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 को बता रहा है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें क्या है कि वो देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये ऑप्शन सही है, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को देखेंगे आप।
पूरा वीडियो देखेंगे जिससे आपको पूरी वीडियो का ज्ञान हो, नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाई दे रही है दोस्तों। नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिड़िया उड़ेगी तभी जब उसको उड़ने की जानकारी होगी। अगर आपको उड़ना है तो पहले जानकारी लेना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और शुभ रात्रि, क्योंकि मैं वीडियो रात में आ रहा हूं दोस्तों।